तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। तो जानते हैं सबसे पहले, अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि महात्मा गांधी उनके विचारों को पहले समझा जाए कि आखिर उनके विचार कैसे हैं, क्योंकि इनके विचार को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके द्वारा किए गए जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं वो आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले इनके विचारधारा, जैसे इनके विचारधारा की अगर बात करते हैं तो क्या था इनके विचारधारा? सत्याग्रह मतलब कि सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्य के लिए जीना। कि वो जो महात्मा गांधी के विचार के मामले में सत्य में थे, वो सत्य के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। किसी भी हद का मतलब क्या? एक लीगल तरीके से, इनकी सत्य के लिए जो गांधी जी के अंदर जो कमिटमेंट था वो बहुत ही जबरदस्त था, और ये कमिटमेंट उनके विचारों में भी दिखता है, सत्याग्रह। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। इनको वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो गांधी के अगर दूसरे विचारों की बात करें तो ये बहुत ही अहिंसावादी व्यक्ति थे। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, जीवों के प्रति करुणा रखना। ये हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप देखेंगे जब इनके जो आंदोलन होंगे तो वहां भी देखेंगे कि वो किसी भी प्रकार के हिंसा से जो है वो बचने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है तो असहयोग आंदोलन के बाद जब चौरा चौरी का कांड हुआ, तो कई सारे जो पुलिस को जो है जिंदा जलाया गया था वहाँ पे थाने के अंदर, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ये इन्हें अहिंसा बिल्कुल पसंद था और हिंसा को बिल्कुल ये निगलेक्ट करके चलते थे। तो अहिंसावादी, ये जो अहिंसावादी इनके विचार है वो आपको इनके आंदोलन में दिखता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो साधन साध्य की पवित्रता, ये इंपॉर्टेंट शब्द समझिएगा। साधन साध्य की पवित्रता। साधन साध्य की पवित्रता का मतलब, साधन मतलब क्या होता है? आपका तरीका, वे, रास्ता, और साध्य मतलब आप क्या पाना चाहते हैं, यानी आपका गोल, लक्ष्य, जो टारगेट है वो तो हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और साधन मतलब क्या? उसका जो तरीका है, वे कह सकते हो, हाँ, वे कह सकते हो, तरीका हमारा जो चलने का जो हमारा तरीका, यानी किसी साध्य को पाने का जो हमारा तरीका है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग सभी लोग अभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारा नौकरी लगे। लेकिन नौकरी लगने का चूंकि शॉर्टकट तरीका भी कुछ लोग अपनाते हैं कि सेटिंग वेटिंग करके, आजकल तो देख लो विंडो एग्जाम में बहुत सारा होता है। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार हम कहीं फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहे थे कि आप किसी एक ऐसे तरीके से मतलब किसी चीज़ को पाओ, मतलब कहने का सेंस वहाँ पर ये था कि आपका पाने का, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो सफल हुए उसके सफल होने का राज क्या है, अगर कोई पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो आपको अपनी सफलता का राज बताने में शर्म नहीं आए। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपका सफलता पाने का तरीका अगर काफ़ी अच्छा रहा होगा तो आपको लोगों के सामने फेस करने में बहुत ही आसानी होगी कि हाँ भाई चलो हम बहुत मेहनत करते थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते थे और इस वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा जॉब लगा। तो निश्चित रूप से वहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? साधन साध्य की बात, यानी कि हमारा साधन, हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। तो किसी चीज़ को, तो गांधी जी इसी चीज़ को कहते हैं कि भैया देखो, साधन और साध्य की बात आप समझना कि जो भी साध्य हो, गोल हमेशा कैसा होना चाहिए? बहुत ही पवित्र होना चाहिए। किसी चीज़ को एक ऊंचा उद्देश्य रखो जीवन में कुछ पाने के लिए, और उस ऊंचे उद्देश्य को पाने के लिए जो आपका तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? काफ़ी अच्छा होना चाहिए। गांधी जी की अब ये तीसरे पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें तो वो सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का उदय, यानी कि गांधी जी चाहते हैं कि समाज के केवल कुछ ही व्यक्ति जो है काफी ऊंचे पोस्ट पर ना जाए, मतलब कि संसाधन का केवल एक ही व्यक्ति तक पहुंचो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भैया देखो, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए और सभी को इसका हक मिलना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का उदय, मतलब जितने भी जो दलित हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, सभी को ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब सर्वोदय का मतलब क्या हुआ? सभी का उदय, सभी को राइज करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या तरीका बताया कि भैया देखो, हमें संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और ये संसाधन सभी तक पहुंच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों तक बहुत ज़्यादा संसाधन है अब बाकी कुछ लोगों के पास मिल ही नहीं पा रहा। जैसे एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं
कि मात्र लगभग दुनिया में 1% लोगों के पास 50% लोगों का संपत्ति है। आप सोच रहे हो ये कितना ज़्यादा अनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर तो आप समझ रहे हो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है सर्वोदय, आपको सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। और गांधी जी के जो अगला जो हमारा जो कहते विचार है वो क्या हमारा वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय, वर्ग समन्वय का मतलब क्या होता है, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना, यानी कि सभी वर्गों को एक साथ करने की जो एकजुटता है, एकाग्रता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग समन्वय। और ये तो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे समाज में आज धर्मनिरपेक्षता बहुत ही जरूरी हो चुका है। और आप देख रहे हो कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के पीछे उलझुल बातें करना शुरू कर दी हैं। और ये चीज़ें हालांकि पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि इस वजह से ये पॉइंट बहुत जरूरी है, वर्ग समन्वय, यानी कि सभी वर्ग को एक साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा, सभी को आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये गांधी जी का, अच्छा गांधी के विचारों में ये दिखता भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छे लीडर के अंदर सभी को लेकर आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और गांधी में ये चीज़ कूट कूट कर भरा था। अगर हम बात करते हैं, अगर गांधी जी का अगर हम परीक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गांधी, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो अच्छे थे, लेकिन उनके विचारों की अगर हम बात करते हैं तो हमें नहीं लगता उनको बहुत अच्छा दार्शनिक माना जा सकता है। एक अच्छे फिलोसफर तो वो नहीं थे, क्योंकि एक अच्छे फिलोसफर में जो स्टेबिलिटी होता है किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, जो उनका खुद का ओपिनियन होता है, तो गांधी जी कई बार अपने ओपिनियन से डाइवर्ट भी होते हैं, दिखते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब करो या मरो का नारा लगाया था तो बहुत लोग शॉक हो गए थे कि ये बाबा जी ये क्या बोल रहे हैं, ये बाबा जी तो मतलब तो अहिंसावादी थे, तो फिर ये करो या मरो का नारा लगा रहे हैं। देखिए गांधी जी हालांकि वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब आप हिंसा पे उतर जाओ, मतलब एक सॉफ्ट सिग्नल आप कह सकते हो, भैया देख लो हम तो चले जाएंगे जेल, क्योंकि हमें तो लेके पकड़ के लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देख लेना। गांधी जी का इन द सेंस कहने का मतलब वहाँ पे ये मोटा मोटी तौर पे था। तो वर्ग समन्वय आप समझ सकते हो कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने में काफ़ी कैपेबल था, जो कि बाकी नेताओं से उनको अलग करता है। आप देखिए गांधी से पहले भी कई बार सम्मेलन होते थे, कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उस अधिवेशन में आपको कई सारी चीज़ें कमी दिखेगी। मतलब कि आपको मतलब पहले देखिए गांधी जी से पहले मतलब कांग्रेस का जो मेंबरशिप का जो लगभग चार्ज था वो 5 रुपया था। तो गांधी जी जब आते हैं उसका उसी चीज़ का रेट लगभग 25 पैसा कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस में सभी लोगों का दबदबा हो, अमीर गरीब गांव के लोग शहर के लोग सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो वो सभी लोगों का रिप्रेजेंट चाहते थे, और वो सभी वर्ग को एक साथ जो ले करके जाने की जो कला था वो उनके अंदर बहुत ही कमाल की थी। तो ये उनके अंदर जो वर्ग समन्वय की जो बात है, जो क्लास को जो कोऑर्डिनेशन करने की जो बात ये कह रहे हैं कि सभी क्लास को हम साथ में लेके चले। उसके बाद है आर्थिक सिद्धांत ट्रस्टीशिप, एक टर्म लिखूंगा, आर्थिक सिद्धांत ट्रस्टीशिप, इसका क्या मतलब है? देखिए आर्थिक सिद्धांत का मतलब यहां पर यह होता है कि गांधी जी दरअसल यह चाहते थे कि आर्थिक प्रक्रियाओं में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में सभी लोगों की बराबर बराबर भागीदारी होनी चाहिए। जैसे हालांकि इसमें एक चीज और आप जोड़ सकते हैं कि गांधी जी का यह भी कहना था कि देखिए वैसे उनका तो ये भी मानना था, वन व्यवस्था को मानते थे वो, तो उनके हिसाब से तो ये था कि भाई जो जिस काम को करता है उसको वही काम करना चाहिए। जैसे कि लोहार का बच्चा को क्या करना चाहिए, लोहे का काम करना चाहिए, किसी मजदूर के बच्चों को क्या करना चाहिए, मजदूर का काम करना चाहिए। तो गांधी वैसे देखा जाए तो विचारों के स्तर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं कहीं पर आपको कमजोर दिखेंगे। जैसे किसी नाई का बेटा अगर मान लो पूछने के लिए गांधी जी से आए कि बाबा ये बताओ कि हमें पढ़ाई लिखाई करने का बहुत मन कर रहा है, तो गांधी जी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी शिक्षा सभी के लिए चाहिए। तो बाबा ये बताओ, अच्छा मान लो वो पढ़ाई लिखाई करने चला गया, और पढ़ाई लिखाई करके जब वो आता है तो फिर वो बाबा से मिलते हैं कि बाबा जी हम तो डॉक्टरेट का डिग्री ले लिए, अब हमें क्या करना चाहिए? तो कहेंगे, गांधी जी कहेंगे कि भाई तुम्हारे जो पूर्वज थे, यानी कि जो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारा जो जनरेशन दर जनरेशन जो काम है तुम्हें वही करना चाहिए। तो फिर आप कहोगे ये तो हम तो पढ़ाई लिखाई करके मेडिकल का डिग्री लेकर आए हैं। तो गांधी जी कहें ठीक है मेडिकल का डिग्री तुम ले आए, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हें ओवरऑल काम क्या करना चाहिए? वही काम करना चाहिए जो कि तुम्हारे जनरेशन के पिछले लोग करते आए हैं। यहाँ पे गांधी जी थोड़े से कमजोर होते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप था आमतौर पर ये चाहते थे कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी बराबर होना चाहिए, और यही सारा इनका काम था। अच्छा एक चीज़ ये भी था
कि भाई सभी लोगों को मन का काम भी मिलना चाहिए, अपने मनपसंद का काम मिलना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट जो आपका ये है कि सामाजिक सिद्धांत। तो गांधी जी के सामाजिक सिद्धांत को आप जान ही लें क्या था। सामाजिक सिद्धांत वो खुद भी चाहते थे गांव के किसी भी समाज में, मतलब समाज में भेदभाव वगैरह ना हो, जाति प्रथा की ध्यान दीजिएगा, वो छुआछूत के बहुत विरोधी थे। लेकिन ये जो क्लास सिस्टम जो चलते आ रहा था उसके वो विरोधी नहीं थे, वर्ण व्यवस्था के वो विरोधी नहीं थे। हालांकि उन्होंने जो निचली जाति, जो दलित जाति है, उनके लिए एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि आपके लिए एक शब्द का है, वो है क्या, हरिजन। तो हरिजन मतलब क्या, ईश्वर के पुत्र। अब ये नाम दे करके उन्होंने कई सारे जो दलित लोग थे उनका उन्होंने उद्धार करने का कोशिश किया। लेकिन आप एक चीज खुद सोचिए कि उन्होंने नाम तो दे दिया कि चलो ठीक है भैया तुम हरिजन हो गए, लेकिन हरिजन कहलाने से क्या सच में लोग उनको ईश्वर का पुत्र समझने लगे? रियलिटी तो ऐसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ईश्वर के पुत्र तो कोई भी नहीं समझ रहा था। फिर हरिजन शब्द ही अपने आप में क्या हो गया, एक जाति सूचक नाम बन गया कि भैया तुम क्या हरिजन हो। तो हरिजन को हरिजन की नज़र से देखा जाने लगा। तो अम्बेडकर इसी बात से उनसे नाराज भी होते थे कि आप हर बात पे ठीक है नाम परिवर्तन आप कर देते हो, छुआछूत आपको पसंद नहीं है, लेकिन कानून कब बनाओगे अच्छे से? तो अम्बेडकर चाहते थे कि हम प्रॉपर तरीके से एक कानून बनाएं और इस कानून के माध्यम से जो लोगों के साथ, जो दलितों के साथ जो हजारों वर्षों से आज जो शोषण हो रहा है, उस शोषण पे हम कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन गांधी को लगता था ठीक है, अभी मतलब उनका इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रुख नहीं था। वो चाहते थे कि हम कानून बना के क्यों लागू करें, हम सीधा सीधी बोल देते हैं, अब बोल के ही लोगों का हृदय परिवर्तन कराते हैं। और उनका तो सबसे बड़ा एक ही चीज़ दर्शन था, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन का मतलब था उनके हिसाब से, उनको ये लगता था कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ये बात सही भी है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। तो गांधी को लगता था कि चलो ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को के जो मन है ना, मन को परिवर्तन करने का, मन को बदलने का हम कोशिश करते हैं। और मन को बदलने का उन्होंने बहुत कोशिश किया भी, कुछ लोगों का बदला भी और कुछ लोगों का नहीं भी बदला। आप देख ही रहे हो कि पुराने फिल्मों के, अगर बॉलीवुड की पुराने फिल्मों की बात करें, वो तो हृदय परिवर्तन की चलता फिरता दुकान था। वहाँ पे तो लगता था कि बस लास्ट में जाकर के सब चीज़ क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता था। एक समय के बाद जो विलन के जो लड़की के फादर होते थे वो मान जाते थे शादी के लिए, क्योंकि पहले तो वो फूटी आंखों से भी वो देखता नहीं था हीरो को, बोलता था ये तो बेकार है, नालायक है। मतलब पुराने फिल्मों में जैसे देख लो कूली नंबर 1, बेटा नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, ऐसे कई सारे फिल्म होते हैं जिसमें आमतौर पे क्या दिखाया जाता था, या तो कोई एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा है या तो बहुत ही बुरा है। लेकिन रियलिटी क्या है, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि किसी मामले में अच्छा हो और किसी मामले में वो क्या होता है, बुरा भी हो सकता है। तो ठीक है, ये बात तुम लोग समझो। अच्छा, ये समझ में आ गया आप लोग को गांधी के जो मूल विचार वो क्या थे? अच्छा, गांधी जी का जो काम करने का जो तरीका था वो जरा आपको बताते हैं। ये तो गांधी के विचार थे। तो क्या क्या पढ़े गांधी के विचारों में? गांधी के विचारों में सबसे पहले क्या देखें हम लोग, सर्वोदय देखें। सर्वोदय का मतलब सभी के उदय की बात करें, कि सभी क्लास को ऊपर, सभी व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात करें। दूसरा क्या, सत्याग्रह, सत्य के प्रति जो उनका झुकाव है उसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए वो लड़ते थे। तीसरा क्या, अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का वायलेंस, उनको अहिंसा मतलब हिंसा से उनको घोर नफरत था। उनको लगता था हर चीज़ जो है, और ये सही भी है कि अहिंसा होना भी चाहिए, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन तो अहिंसा से ही निकालते थे। उसके बाद क्या है, साधन साध्य की पवित्रता, यानी आपका लाइफ में चाहे कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन उसको पाने का जो तरीका है वो बहुत ही प्योर होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था हमारा, वर्ग समन्वय। वर्ग समन्वय का मतलब क्या होता है, मतलब कि सभी वर्ग को एक लेकर के चलना है, सबको साथ लेके चलना है, सभी क्लास को एक साथ मिला जुला के चलना है। उसके बाद क्या आता है हमारा, सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत में समाज के नियम के बारे में बताते हैं कि समाज में लोगों को कैसे संयमित तरीके से रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा वगैरह तो पहले ही बता दिए। सफाई वगैरह आप देखते होंगे, गांधी जी की सफाई के प्रति तो गजब का डेडिकेशन है उनके। स्वच्छता जो भारत मिशन है उसके लिए तो गांधी का जो चश्मे का सिंबल बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और आर्थिक दृष्टि से सिद्धांत का मतलब क्या था, अर्थव्यवस्था पे सभी का बराबर बराबर अधिकार हो। अब देखते हैं इनका काम करने का अपना क्या तरीका था, मिटाते हैं इसको। तो देखिए, गांधी जी का कार्य पद्धति कैसा था, कार्य पद्धति का मतलब होता है कि गांधी का काम करने का तरीका क्या था, वो अपने आंदोलन को किस तरीके से
चलाते थे, वो देखना है। तो गांधी के अगर कार्य पद्धति की बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या आता है, कि गांधी जी को आम लोगों में बहुत ही विश्वास था, जो कि बाकी नेताओं में इस चीज़ में मामले में थोड़ा सा कम दिखता है। मतलब गांधी जी का ये मानना था कि भैया जब भी आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, तो जब तक सभी लोगों को आप एक साथ एकजुट नहीं करोगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो जब तक लोगों को आप एक साथ करोगे नहीं, तो आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं सकते हो। और बाकी लोगों को लगता था यार कि ठीक है, मतलब ज़्यादातर चूंकि वो लोग शहर के लोगों शहर में ही करते थे मीटिंग वगैरह, तो वो लोग तो शहर के जो एलिट क्लास के, जो अमीर क्लास के लोग होते थे, उनके मीटिंग में ज़्यादातर वही लोग होते थे। तो उन लोग कांग्रेस के जो बाकी लोगों को ये लगता था कि ठीक है, आम लोग अभी उतने समझदार नहीं है, मैच्योर नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे राष्ट्रवाद क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, तो वो आमतौर पे वो दूरी बना के रखे हुए। तो ये वो जो गैप था ना, उस चीज़ को गांधी ने आराम से कम किया। तो गांधी का किस चीज़ में, जनशक्ति में विश्वास था, आम लोगों की शक्ति पर उनको बहुत भरोसा था। उनको लगता था भाई आम लोग अगर एक हो जाएंगे ना, तो हम अंग्रेजों का ईंट सीट बजा सकते हैं। अब बाकी नेताओं को ये बात भरोसा नहीं होता था कि आम लोग कुछ कर पाएंगे, उनको लगता था आम लोग तो बुद्धू होते हैं, बेकार होते हैं, ये तो किसी काम के हैं ही नहीं। लेकिन गांधी इस मामले में बहुत ही शानदार थे, इसलिए उनको एक शानदार लीडर कहा गया, ना कि शानदार फिलोसफर। क्योंकि फिलोसफी आपको बताएंगे कभी चल के, आगे चल के, कि वहाँ वो थोड़े बहुत कमजोर थे, लेकिन नेता के रूप में गांधी बहुत ही शानदार थे। तो जनशक्ति में विश्वास, जनशक्ति में विश्वास यानी कि मेन पावर में बहुत ही ज़्यादा उनको यकीन था। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब आंदोलन का, देखिए आंदोलन तो हमेशा नहीं चलता है। जैसे आंदोलन 1 साल 2 साल चला, और 1 साल 2 साल के बाद क्या होता है, फिर से आंदोलन क्या होता है, स्थिर होने लगता है। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि आंदोलन अगर आपका स्थिर हो गया, तो अब ऐसे में मान लीजिए कि लोग मान लीजिए बहुत दिन से आंदोलन चल रहे थे। एक सेकंड हम देख लेते हैं, कहीं वीडियो में पॉज करिए, वीडियो मेरा चल रहा है, बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं मेरा ऐसा ना हो कि बस पूरी क्लास खत्म हो जाए और मालूम चला कि वो कट गया है। तो देखिए, तो जनशक्ति में विश्वास था। अच्छा, आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास, आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में, आंदोलन के सक्रिय यानी कि एक्टिव, जब हमारा आंदोलन बहुत चल रहा हो, जोर शोर से एक्टिव है, और जब हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, तो उस दौर में क्या करना चाहिए। देखो, जब आंदोलन चल रहा है उस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीज जिंदाबाद मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जब आंदोलन वापस ले लेते थे गांधी जी, तो उसके बाद क्या होता था, आप देखिएगा कि गांधी के 2 आंदोलन के बीच में अच्छा खासा टाइम पीरियड गैप होता था, 5 साल 10 साल ऐसे गैप होता था, कभी कभी 2 साल 3 साल का गैप होता था। तो ये जो गैप था, उस दौर में वो क्या करते थे, इस दौर में वो रचनात्मक कार्य करते थे, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में वो क्या करते थे, जैसे कि वो क्या करते थे, चरखा से सूत कताई का काम करते थे। सूत कताई मतलब वो कपड़े वगैरह, बुनाई वगैरह का काम करते थे। उसके अलावा लोगों का मरहम पट्टी भी वो करते थे, चिकित्सा वगैरह आप कह सकते हो, इलाज वगैरह लोगों का करते थे। अगर कोई बीमार है तो गांधी जी छोटे मोटे ट्रीटमेंट वगैरह भी करते थे। एक तरह से समझ लो कि गांधी जी छोटे मोटे वेटनरी डॉक्टर तो थे ही उस समय, लोगों का ट्रीटमेंट वगैरह भी कर देते थे। अच्छा, जो हथकरघा उद्योग था उसको वो प्रमोट करते थे, मतलब जो सिलाई बुनाई आप कह सकते हो, ये सब चीज़ जो तब जो स्वदेशी हमारा जो भी चीज़ था उसको वो एक्टिव रखते थे, लोगों को वो जोड़ के रखते थे, किसी न किसी व्यवसाय के माध्यम से लोगों को काम में बिजी रखते थे। ये गांधी जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। उनको लगता था आंदोलन तो भी खत्म हो गया, लेकिन लोगों पर हमारा पकड़ बना रहे, इसके लिए क्या करना है कि लोगों को छोटे छोटे काम में उलझा के रखो, और इससे लोगों को ही फायदा होता था कि चलो भाई ठीक है, सब मिलजुल के काम करो, तुम भी कुछ काम करो, चूंकि पेट भरना भी जरूरी होता है। तो जब भी आंदोलन का सक्रिय और निष्क्रिय दौर था, तो वो रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखते थे। उसके बाद गांधी जी की एक और शानदार बात, दबाव समझौता की रणनीति। दबाव समझौता की रणनीति, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, दबाव और समझौता, दबाव और समझौता, इसका मतलब क्या है, एक बार आप किसी पर प्रेशर दो, पहले प्रेशर दो, और प्रेशर देने के बाद फिर आप कंप्रोमाइज कर लो। क्योंकि जितना डिमांड, देखो गांधी जी जब अंग्रेज से डिमांड करते थे, वो दबाव देते थे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का अपना लिस्ट बता देते थे। जैसे गांधी की जो 14 सूत्री मांग जब आप देखेंगे, तो वहाँ पे गांधी ने अपनी कई सारी बातों को जो है
रखा, उसमें कुछ चीज़ें वो नहीं भी माने अंग्रेज। तो गांधी जी जानबूझकर अंग्रेजों को इतना दबाव देते थे, इतनी सारी बातें वो कहते थे हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो दबाव देते थे। लेकिन दबाव देने के बाद क्या रहता है, अंग्रेज हर चीज़ को मान तो नहीं जाते थे, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था, अंग्रेज को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था और गांधी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो वो जानबूझकर ऐसा करते थे ताकि अगला बार जब आंदोलन हो तो जो चीज़ें आपने पिछली बार नहीं दी हमें, जो अधिकार हम आपने पिछले बार हमें नहीं दिया, उसी चीज़ पर फिर आपसे हम डिमांड करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में अपने फादर से डिमांड करते हैं कि पापा हमें आईफोन चाहिए, मतलब आईफोन ना हो कम से कम मोबाइल तो चाहिए, हमें अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, गेम अच्छा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, डिमांड है लोगों का। और हमें साथ ही साथ अच्छा ब्लूटूथ वाला हेडफोन भी चाहिए। तो पापा क्या करेंगे, तो आप बोलो, पापा आपसे पूछेंगे कि ठीक है बेटा, सो कितने का हेडफोन चाहिए आपको, मोबाइल कितने का चाहिए, हेडफोन तो छोड़ो, पहले मोबाइल की बात वो करेंगे, कितने का चाहिए। तो अब वो पापा वो कह रहे हैं, बट बेटा कह रहे हैं कि पापा ऐसा है कि अभी नया नया फ़ोन निकला है, सो OnePlus का फ़ोन आया, अच्छा लग रहा है, वही लेना है हमको। तो कहेंगे बेटा देखो बजट से थोड़ा बाहर है, थोड़ा सस्ता वाला बताओ। तो मानो 30,000 35,000 का तुमने फ़ोन का डिमांड किया, तो पापा बोले कि चलो ठीक है, तुमको 20,000 का मैक्सिमम हम दिलवा सकते हैं। चलो ठीक है, तुम बोले ठीक है पापा कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही सोच के रखे थे कि लेना हमें तो दिलवाइएगा 20,000 का ही, लेकिन डिमांड आप इतना बढ़ा के कर देंगे ताकि आपको भी सस्ता लगे। तो गांधी जी भी ऐसे ही सोचते थे कि मतलब इतना ज़्यादा डिमांड करो कि वो, मतलब गांधी समझते थे कि वो उतना चीज़ देने वाले हैं नहीं अंग्रेज, तो कुछ चीज़ें तो रह भी जाएंगी और वही जो चीज़ें रह जाएंगी ना अगले बार हम फिर डिमांड करेंगे। तो जैसे फादर और बच्चे की बात जो हम कह रहे थे, जैसे पापा कहेंगे ठीक है बेटा मोबाइल इस बार तो दिला दिए, हेडफोन नहीं दिला पाएंगे, वो अगले बार तुम देख लेना। तो कहेंगे ठीक है, फिर अगले बार कभी बार हो सकता है कि वो डिमांड करेगा, मतलब अपने हेडफोन के लिए डिमांड करेगा। तो ये चीज़ें क्यों ना एक बार दबाव बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें अपने मनवा लेते हैं, जो चीज़ बच गया उसके लिए फिर से अगली बार हम आंदोलन करेंगे। ये था गांधी जी का दबाव समझौता रणनीति, मतलब प्लानिंग। ये प्लानिंग था हमारा, ये गांधी के बेस्ट प्लानिंग में आता है। आपको ये दिखेगा, असहयोग आंदोलन, कई जगह पे आंदोलन आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे। उसके बाद क्या था, नियंत्रित जन आंदोलन। नियंत्रित जन आंदोलन, नियंत्रित जन आंदोलन, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब लोगों के समूह के माध्यम से वो आंदोलन तो करते थे, लेकिन वो लोगों पर कंट्रोल भी बहुत करते थे। वो जानते थे कि अगर हम लोगों पर कंट्रोल खो दिए तो ये हमारा आंदोलन बेकार हो जाएगा, इसलिए लोगों को हमेशा रेगुलेट करते थे कि कोई भी गड़बड़ ना करे। और वो धमकाते भी थे कि अगर आप कोई भी एक बार भी अगर आप हिंसा किए, हम ये पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लेंगे। तो लोगों को भी लगता था चलो यार हम क्यों, मतलब इनके प्लान को हम खराब करें। तो नियंत्रित उनके जो आंदोलन होते थे उसमें लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, ये सबसे खास बात था, क्योंकि उनको पता था कि हमको पब्लिक को कंट्रोल कैसे करना है, और ये पब्लिक को कंट्रोल करने का उनसे बेहतर तरीका किसी के पास नहीं आता था। इस मामले में नेहरू जी थोड़े कमज़ोर थे, तो नेहरू क्या और भी बाकी लोग थोड़े कमज़ोर थे इस मामले में, लेकिन ये चूंकि एक शानदार नेता थे तो ये जानते थे कि जन को, मतलब कि लोगों के आंदोलन को कैसे कंट्रोल करना है। उसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया रचनात्मक कार्य करते थे, ठीक। तो ये हमारा ये जो था हमारा गांधीवाद के ये वाले कार्य पद्धति वाला भी हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब देखिए आपको एक चीज बताते हैं, गांधी के बारे में एक और खास बात बताते हैं आपको, इसको मिटाते हैं फिर आपको एक चीज बताते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा चले जाए, तो आप लोग चाहें तो अगर जहाँ पे आपको बोरियत लगे आप लोग स्किप कर करके देख सकते हैं। अगर किसी को लगे कि मेरा एग्जाम नज़दीक है और सर मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, ये सब चीज़ डिटेल क्यों बता रहे हैं, वो देखिए मेरा रीज़न बताने का ये है क्योंकि ये वीडियो तो आपके एग्जाम तक तो है, लेकिन एग्जाम के बाद भी कई लोग देखेंगे इसको। तो हाँ देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये कि चलो ठीक है, आप अभी आने वाले जो अगले टॉपिक जो भी पढ़ाएंगे वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फैक्ट होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में वो वहाँ से चलेगा। आप चाहे तो स्किप कर करके देख सकते हैं चूँकि जिनका एग्जाम नज़दीक हो, लेकिन मेरा ये उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का कि जब भी आप पढ़ो तो पूरा डिटेल में पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो कि समझ में आए, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको किताब छूने का जरूरत ना पड़े। किताब छूने का मतलब क्या, आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन रिकॉल करना होगा कभी कभी, लेकिन ऐसा ना कि फिर से हम गांधी के विचारों को भूल गए, यार गांधी जी क्या सोचते थे, नहीं, एक बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसको क्या करना है, दिमाग में उतार लेना है। हमारा देखिए हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कंसेप्ट नहीं है आपके पास तो फिर कोई फायदा नहीं फैक्ट रटने का। तो देखिए अब गांधी जी का एक खास बात बताते हैं कि ये गांधी जी इतने पॉपुलर हुए कैसे। चूँकि गांधी जो हमारे जो बहुत पॉपुलर हुए वो दक्षिण अफ्रीका में जाके पॉपुलर हुए थे, चूँकि वहीं वो गए थे, उनको कोई किसी व्यापारी ने अपने किसी केस के सिलसिले में उन्होंने भेजा था। एक तरफ आपको अपनाते हैं दक्षिण अफ्रीका, क्या अंतर दिखा,
दक्षिण अफ्रीका और इधर हमारा क्या है, भारत। दक्षिण अफ्रीका और भारत, दक्षिण अफ्रीका और भारत की बात करते हैं। तो आखिर कौन सी, देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो सिचुएशंस थे काफ़ी हद तक भारत की सिचुएशन से मैच करता था। और ये भी वजह रहा कि महात्मा गांधी यहाँ के सफल हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी प्रैक्टिकल तो जो किए वो कहाँ किए, देखा जाए तो प्रैक्टिस वहाँ जाके किए थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस किए थे, और यहाँ आके पूरा प्रैक्टिकल कर दिए। मतलब उनका अनुभव पहले ही था, वो अच्छे से सारा चीज़ प्रैक्टिकल वगैरह, थ्योरी प्रैक्टिकल वहीं वो करके देख लिए थे, वो अपने प्लान में सफल थे। जब वहाँ यहाँ आए भारत, तो देखा लगभग सिचुएशन सेम था। और ये क्या क्या सिचुएशन सेम था अब अभी आपको बताते हैं। जैसे जो दक्षिण अफ्रीका था वो भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, यानी कि ब्रिटिश का उपनिवेश था। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश के क्या थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश मतलब क्या, कॉलोनी थे। ब्रिटिश के उपनिवेश यानी कि ब्रिटिश का ही कॉलोनी था, क्योंकि ब्रिटिश लोग अफ्रीका को भी अपने कंट्रोल में किए हुए थे। तो देख लीजिए सेम टू सेम भारत का भी क्या था, सिचुएशन ऐसा था। मतलब वहाँ भी वो अंग्रेज से परेशान थे और यहाँ भी वो अंग्रेज से ही परेशान थे। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्या थे, अश्वेत, यानी कि जो ब्लैक थे, अश्वेत। अश्वेत यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे अश्वेत थे। और भारत में भी अश्वेत थे, यानी कि जो ब्लैक और व्हाइट का जो कंसेप्ट था वो यहाँ भी था। अश्वेत यहाँ भारत में भी क्या था, बहुत था। क्योंकि काले और गोरों के बीच जो नस्ली भेदभाव है, तो ये हमारा क्या था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। आप देख रहे प्रॉब्लम सेम है। भारत भी क्या अंग्रेज का गुलाम है, अफ्रीका भी अंग्रेज का गुलाम है। यहाँ भी अश्वेत बहुत है और यहाँ भी अश्वेत बहुत है। तीसरा पॉइंट, यहाँ भी जो एजुकेशन की जो लेवल है बहुत ही खराब है, यानी यहाँ भी अशिक्षा है, यानी कि लोगों में एजुकेशन का लेवल काफी कमजोर है। अशिक्षा यहाँ भी था और अशिक्षा यहाँ भी। भारत में भी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। और अशिक्षित होने से फायदा किनको मिला, अंग्रेज को मिला। तो यहाँ का भी वही सिचुएशन, वहाँ का भी सिचुएशन, लगभग वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों का मोनोपोली लगभग क्या था, मतलब कि लोगों का सोचने का तरीका क्या था, एक जैसा था। उसके अलावा वहाँ भी मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस, यानी कि बहुभाषा यानी कि मल्टीलिंगुअल, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। और धर्म, बहुधर्म कह सकते हो, या फिर हाँ बहुधर्मी कह सकते हो, बहुधर्मी था। बहुधर्म का मतलब वहाँ पे मल्टी रिलीजन, मतलब वहाँ भी कई अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे और यहाँ भी रहते थे, मतलब कि भारत में भी रहते थे। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ भी थे और यहाँ भी थे। अलग अलग धर्म के लोग वहाँ भी थे और यहाँ भी थे। आप समझ लो सिचुएशन दोनों ही जगह का क्या था, लगभग सेम था। उसके अलावा देखते हैं कि क्या वहाँ पे लोगों को अधिकार मिला था, फंडामेंटल राइट था, यानी लोगों के नागरिक अधिकार वहाँ भी नहीं थे और यहाँ भी नहीं, दोनों जगह ही नहीं था। ना यहाँ था ना यहाँ है, यानी कि वहाँ पे लोगों का अधिकार तो रहेगा नहीं, क्योंकि सब लोग गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और इस वजह से सीधी सी बात है कि वहाँ पे क्या नागरिकों के पास अपने अधिकार नहीं होंगे। इसके अलावा नस्ल भेद यहाँ भी था, नस्ल भेद, रेसिज्म, मतलब कि काले गोरे लंबे मोटे, जो ये सब जो होता है ना, इसको कहते हैं नस्ल भेद। तो नस्ल भेद वहाँ भी था, गोरी चमड़ी का रौब वहाँ भी लोग वहाँ पे दिखाते थे, अंग्रेज लोग, और हमारे यहाँ भी दिखाते थे। यानी नस्ल भेद यहाँ भी था और यहाँ भी था, दोनों ही जगह पे थे। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, इससे ये समझ में आता है कि बहुत हद तक भारत का जो सामाजिक स्थिति था, भारत का सामाजिक स्थिति और अफ्रीका का जो सोशल कंडीशन था, दोनों ही क्या था, दोनों के ही सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन लगभग एक थे। लोगों के सोचने समझने का तौर तरीका भी लगभग क्या था, एक जैसा था। देख ही रहे हो, अलग धर्म अलग जाति के लोग वहाँ भी थे यहाँ भी थे। निश्चित रूप से जो ये दो लैंग्वेज के बीच का जो बैरियर होता है वहाँ भी था और यहाँ भी था। इसके वजह से तो प्रॉब्लम भी बहुत सारा हुआ। और एजुकेशन की लेवल देख लो, वहाँ भी खराब था और यहाँ भी खराब था। वहाँ भी अश्वेत बहुत सारे थे, यहाँ भी अश्वेत बहुत सारे थे। तो समझ लो ये दोनों ही जगह पे क्या है, प्रॉब्लम लगभग कैसा एक जैसा है। और जब प्रॉब्लम एक जैसा होगा तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है। अच्छा, गांधी जी के जो आर्थिक स्वामित्व जो हम बताए थे आपको, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, उसमें एक चीज़ और आपको हम कहना बताना भूल गए थे कि जैसे आप मान लो स्वामी हो, यानी कि किसी फैक्ट्री के मालिक हो, तो फैक्ट्री के मालिक होने के बावजूद भी आप ये मत समझिए कि हम मालिक हैं, बल्कि आपको क्या करना है, मजदूरों के बीच कोऑर्डिनेशन आपको
बना के रखना पड़ेगा। और कोई भी जो सामान है वो सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, है ना। कोई भी जो व्यवस्था है वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और मालिक और मजदूर के बीच क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ये इस बात को कहते हैं। ठीक है।